Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। विकास या डेवलपमेंट ये शब्द सुनते ही क्या लगता है? प्रगति, सुधार, बेहतर जीवन? बिल्कुल, एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर बनती है मन में। हाँ, पर क्या ये हमेशा इतना सीधा और सरल होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि गवर्नेंस और पॉलिसी को समझने के लिए डेवलपमेंट से ज्यादा विवादास्पद और पेचीदा मतलब कॉम्प्लेक्स कोई दूसरा कॉन्सेप्ट शायद ही हो। अच्छा, हाँ, इसी एक शब्द के नाम पर आप देखिए बड़े बड़े नैतिक संघर्ष हुए हैं, लाखों लोगों को अपनी जगहों से हटाया गया है और दुनिया भर में असमानता बढ़ी है। तो दोस्तों, आज हम इसी जटिल विषय की गहराई में उतरेंगे। हम क्लास 11 पॉलिटिकल थियरी के चैप्टर 10 का एनालिसिस इस्तेमाल करके डेवलपमेंट की पूरी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, इसका इतिहास, इसकी आलोचना और इसके विकल्प क्या हैं। और हमारा लक्ष्य सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, मिशन है आपको यूपीएससी मेंस के लिए तैयार करना। अब जानते हैं ये टॉपिक जीएस पेपर 2 और पेपर 3 के लिए कितना जरूरी है। हम आपको वो टूल्स देंगे जिससे आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें। तो आज की चर्चा में हम सबसे पहले उस ऐतिहासिक डेवलपमेंट मॉडल को देखेंगे जिसे ज्यादातर देशों ने अपनाया था। फिर हम इसकी छिपी हुई कीमतों पर बात करेंगे, सामाजिक कीमत और पर्यावरणीय कीमत, कुछ बहुत ही दमदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। और अंत में हम इसके विकल्पों पर चर्चा करेंगे, विकास के वो तरीके जो ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी हैं, और देखेंगे कि यूपीएससी मेंस के उत्तरों में इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय था जी। एशिया और अफ्रीका में दर्जनों नए देश आजाद हुए, लेकिन उनके सामने गरीबी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य जैसी बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। उन नेताओं के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। उन्हें पश्चिम यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बराबरी करनी थी, और वो भी जल्दी। एक तरह से कैचअप करना था। एग्जैक्टली। और इसी कैचअप करने की जरूरत ने टॉप डाउन डेवलपमेंट मॉडल को जन्म दिया। इस मॉडल के, जहां तक मुझे याद है, 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला था तेज आर्थिक विकास, और इसका इंजन था भारी औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े बड़े कारखाने और उद्योग लगाना। सही। दूसरा था कृषि का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। हाँ, यानी पारंपरिक तरीकों को छोड़कर बड़े पैमाने पर मशीनीकरण, नए बीज और उर्वरकों का उपयोग करना। और तीसरा था शिक्षा का आधुनिकरण, मतलब एक ऐसी टेक्निकल वर्कफोर्स तैयार करना जो इस नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चला सके। इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस। बिल्कुल। और ये सब कुछ, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये सब राज्य के नेतृत्व में हो रहा था, स्टेट लेड डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? माना यह जाता था कि केवल सरकार के पास ही इतने बड़े बदलाव के लिए संसाधन और अधिकार हैं। और सफलता का पैमाना वो सिर्फ एक था, जीडीपी। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना, बस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 5 ईयर प्लान्स। बिल्कुल। भाखड़ा नगल बांध, बिलाई और राउरकेला जैसे स्टील प्लांट, ये सिर्फ आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं थे, ये राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी उपलब्धि के प्रतीक बन गए थे। और इस पूरे मॉडल के पीछे एक बहुत बड़ा विश्वास था, एक सिद्धांत था। हाँ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का सिद्धांत। इसका मतलब ये था कि अगर सरकार बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करती है, तो उससे जो दौलत पैदा होगी वो धीरे धीरे अपने आप रिस्कर समाज के सबसे गरीब तबके तक पहुंच जाएगी। यही उम्मीद थी कि इससे नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और असमानता अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। हाँ, फायदे अक्सर ऊपर ही अटक गए और कीमतें नीचे वालों को चुकानी पड़ी। दोस्तों, मेंस के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्प्लेसमेंट। जब बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे बांध, खदानें या औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं, तो उन्हें जमीन चाहिए होती है। और ये जमीन हासिल करने के लिए वहां पीढ़ियों से रह रहे समुदायों को जबरदस्ती हटाया जाता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये सिर्फ घर बदलना नहीं है, ये लोगों को और गरीब बनाने का एक सीधा तरीका है। लोग अपनी जमीन, आय का स्रोत, पारंपरिक कौशल और अपना सामाजिक ताना बाना मतलब सोशल फैब्रिक सब कुछ खो देते हैं। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सरदार सरोवर बांध का संघर्ष। इसमें 2 पक्ष थे। हाँ। एक तरफ बांध के समर्थक, जिनका तर्क था कि इससे बिजली पैदा होगी, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और कच्छ, सौराष्ट्र जैसे सूखे इलाकों में
पीने का पानी पहुंचेगा। और दूसरी तरफ थे नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे संगठन। बिल्कुल। और उनका सवाल बहुत सीधा था, इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है? एक अनुमान है कि लगभग 10 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 10 लाख? हाँ। और ये लोग कौन थे? ज्यादातर आदिवासी और दलित समुदाय, समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जिनके पास अपनी आवाज उठाने की ताकत नहीं थी। मतलब उनकी आजीविका और अधिकारों को शहरों की बिजली और व्यावसायिक खेती के लिए कुर्बान कर दिया गया। जी, यूपीएससी में लिखते समय ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है कि किसकी कीमत पर किसका फायदा हो रहा है। ये तो हुई सामाजिक कीमत, लेकिन विकास की एक पर्यावरणीय कीमत भी थी। बहुत बड़ी कीमत। इस मॉडल ने पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया। हवा और पानी का प्रदूषण, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोयला और खनिजों का अंधाधुंध इस्तेमाल। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बंजर धरती, जहरीली नदियां और प्रदूषित हवा छोड़कर जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 2004 की सुनामी थी। वो तो एक प्राकृतिक आपदा थी, पर हाँ, वो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उससे हुई तबाही को इंसानी गतिविधियों ने कई गुना बढ़ा दिया। कैसे? तटीय इलाकों में व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स जैसे झींगा फार्म या टूरिस्ट रिसोर्ट्स के लिए मैंग्रोव जंगलों को बड़े पैमाने पर काट दिया गया। ये जंगल लहरों की ऊर्जा को सोख कर एक प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो जब वो रहे ही नहीं तो तबाही बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल। एक और केस स्टडी नाइजीरिया के ओगोनी लोगों की है। हाँ, और केन सारोविबा की। जी, नाइजीरिया के ओगोनी क्षेत्र में शेल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का खनन किया। इससे कंपनियों और सरकार को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन स्थानीय ओगोनी लोगों के लिए ये एक आपदा थी। तेल रिसाव से उनके खेत और पीने का पानी जहरीला हो गया था। बिल्कुल। तब लेखक और एक्टिविस्ट केन सारोविबा ने इसके खिलाफ मॉसॉप नाम का एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया। लेकिन सरकार ने क्रूरता से इस आंदोलन को कुचल दिया और 1995 में केन सारोविबा और उनके 8 साथियों को फांसी दे दी गई। ये एक बहुत दुखद उदाहरण है कि कैसे वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की कीमत स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ती है। इन सभी विनाशकारी परिणामों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि विकास का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। और यहीं से डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो या पार्टिसिपेटरी मॉडल्स का विचार आया। इसकी मूल सोच ये है कि विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये अधिकारों, न्याय और लोकतंत्र से जुड़ा है। मतलब फैसले दूर बैठे अधिकारी नहीं, बल्कि स्थानीय लोग लें, जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक यही। इसका सबसे कारगर तरीका है विकेंद्रीकृत योजना, माने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। पंचायतों और ग्राम सभाओं को मजबूत करना, उन्हें फैसले लेने के लिए वित्तीय संसाधन और अधिकार देना। इससे स्थानीय ज्ञान का भी उपयोग होता है और लोग विकास की प्रक्रिया में सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। अब यूपीएससी के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बात करते हैं। पहला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, जीएस पेपर 3 के लिए इसकी परिभाषा याद कर लीजिए। वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए। इसका मतलब है संसाधनों का संरक्षण करना और नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर, पवन, बायोगैस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। और दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच। हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। उनका तर्क है कि विकास को जीडीपी से नहीं, बल्कि इंसानी क्षमताओं के विस्तार से मापा जाना चाहिए। मतलब विकास का असली अर्थ है लोगों की स्वतंत्रता और क्षमताओं को बढ़ाना। क्या लोग एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हैं? क्या वे शिक्षित होने में सक्षम हैं? क्या वे समाज के राजनीतिक जीवन में बिना डर के भाग लेने में सक्षम हैं? ये तो विकास को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। इस नजरिए से तो एक हाईटेक फैक्ट्री बनाने से बेहतर विकास 1000 स्कूल बनाना हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को साक्षरता की मौलिक क्षमता देता है। इसी सोच पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI आधारित है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से आपके यूपीएससी टूल किट के लिए क्या निकला? चलिए जल्दी से एक रिकैप करते हैं। जरूर। पहला टूल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये GS2 सोशल जस्टिस और GS4 एथिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। अपने उत्तर में अनैच्छिक बलिदान या अधिकारों का हनन जैसे शब्दों का प्रयोग करें। नर्मदा का उदाहरण दें और समाधान के तौर पर एक अधिकार आधारित और सहभागी दृष्टिकोण, मतलब राइट्स बेस्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच का सुझाव दें। दूसरा टूल सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, GS3 एनवायरनमेंट के लिए अनिवार्य।
परिभाषा को अपने उत्तर का आधार बनाएं और सुनामी और ओगोनी जैसे उदाहरणों का उपयोग करके अपने तर्क को मजबूत करें। और तीसरा टूल क्षमता दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच। GS2 और निबंध के लिए ये आपको GDP और आय के आंकड़ों से आगे जाकर सोचने में मदद करता है। अपने उत्तरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी जैसी मानवीय क्षमताओं के विस्तार के इर्द-गिर्द फ्रेम करें। और जाने से पहले आपके लिए एक गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। अतः हम ये मानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, हमारे जंगल, नदियाँ, साफ हवा हमारी एक साझा विरासत है, जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। तो एक लोकतंत्र जिसे अपने वर्तमान नागरिकों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है, वो इन तत्काल मांगों और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये अंतर पीढ़ी न्याय या इंटरजेनरेशनल जस्टिस का जो संघर्ष है, इसे हल करने के लिए हमें कैसे राजनीतिक और कानूनी ढांचे की जरूरत है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.